वैदिक काल में सबसे पहले याद रखना है कि दो सेक्शन है, जो ऋग्वैदिक है और उत्तर वैदिक है। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया। आज हम लोग लास्ट करेंगे और इसी की प्रैक्टिस जो है नेक्स्ट क्लास में होगी। तो इसको कवर अप करते जाइए, और पर डे प्रैक्टिस वाला जो आपके लिए सेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वैदिक काल, आर्य आए और सबसे पहले इस एरिया में बस गए। आर्यंस केम एंड they were the resident of sub-Sindhu region. After that, it was the expansion of Aryans. तो आर्यों का विस्तार था टिल सदानीरा रिवर, सदानीरा नदी तक। सदानीरा को ही गंडक बोला गया है, जो आगे विस्तार हुआ। तो ये वैदिक पीरियड है। अब वैदिक पीरियड में हम लोगों ने देखा था, किसी भी हिस्ट्री के टाइम पीरियड को जानने के लिए उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसको जान लेना जरूरी है। यानी इतिहास में किसी काल को जानने के लिए उसकी राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति, इसको समझ गए तो क्लियर है। तो वैदिक काल के अंतर्गत भी यही काम हम लोग को करना है। तो वैदिक काल के अंतर्गत लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि वैदिक काल के दो भाग हैं, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक, 1000 से 600 उत्तर वैदिक। ये कांस्य युगीन है, ये लौ युगीन है, यह सब सिंधु प्रदेश है, यह मध्य गंगा घाटी है। इसकी जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है और इसकी जानकारी का स्रोत अन्य वैदिक साहित्य है। ये हम लोगों ने कर लिया। फिर वैदिक साहित्य में वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ शामिल हैं। इसके अलावा कोई शामिल नहीं है। और वेद के उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और इसी तरह से अरण्यक और उपनिषद ग्रंथ हैं। यहां हम लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट, अब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हम लोग। कंपैरेटिव स्टडी जब तक नहीं करेंगे तब तक उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन किया था, और इसमें राजनीतिक स्थिति सबसे पहले देखा था, पॉलिटिकल कंडीशन देखा था। तो ऋग्वैदिक पीरियड का क्या पॉलिटिकल कंडीशन था और लेटर वैदिक पीरियड का क्या पॉलिटिकल कंडीशन था। यहाँ क्या कबीलियन या ट्राइबल सोसाइटी है, कबीलाई समाज है, यानी हेड जो होते थे इलेक्टेड होते थे, रिपब्लिक था, गणतंत्र था। यहाँ बलि जो होती थी वो भेंट होती थी, गिफ्ट के रूप में बलि दिया जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में यही बलि कर हो गया, बलि बिकेम द टैक्स। Here there are some institution to help head of society. तो जो हेड होते थे, सरदार होते थे, उसकी मदद करने के लिए कुछ संस्थाएं होती थी, विदत, समिति एंड सभा। बट इन लेटर वैदिक पीरियड विदत डिसअपियर्ड, विदत गायब हो गया, सभा बिकेम इंपॉर्टेंट एंड समिति बिकेम लेस इंपॉर्टेंट, तो कम महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ 9 रत्निन होते थे, 9 अधिकारी होते थे, यहाँ 12 अधिकारी होते थे, 12 रत्निन। यहाँ सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जन थी, यहाँ जनपद थी। इसके बाद रत्निन के विषय में हम लोगों ने किया था कि 9 रत्निन थे ऋग्वैदिक पीरियड में। तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ब्राजपति। ब्राजपति डेट मीन्स की मास्टर ऑफ ग्रासलैंड रीजन, चारागाह भूमि का स्वामी। और यहाँ लेटर वैदिक पीरियड में 12 रत्निन है। रट जाइए, याद कर जाइए। संग्रहित्री, कोषाध्यक्ष, भागदूत, कर संग्रहकर्ता, अक्षवाप, जुआ में सहायक, पलागल, राजा का मित्र या संदेश वाहक, गोभी कर्तन, शिकार में साथी। क्लियर। इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन पे चलिए। आर्य आए थे, कबीला में आए थे, उनका प्राथमिक पेशा, उसका प्राइमरी ऑक्यूपेशन पशुपालन था, एनिमल हस्बेंड्री था। और हालांकि कृषि की चर्चा है, लेकिन खेती जो की जा रही थी वो चारागाह भूमि के लिए की जा रही थी, पशु के चारा के लिए खेती की जा रही थी, खेती भोजन के लिए नहीं की जा रही थी। ये आर्यों को एक चीज याद रखिएगा, नमक की जानकारी नहीं थी ऋग्वैदिक आर्यों को। वे मीठा भोजन करते थे, मीठा भोजन करते थे, नमक की जानकारी नहीं थी, समुद्र की जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये सब सिंधु प्रदेश में, समुद्र का मतलब ऋग्वेद में समुद्र शब्द का प्रयोग जल राशि के रूप में हुआ है, वो ओशन के रूप में नहीं हुआ है। तो दे डोंट नो अबाउट ओशन, महासागर के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। क्लियर। नमक के बारे में जानकारी नहीं थी। क्लियर। ये याद रखेंगे। कृषि की चर्चा है, बट कृषि, एग्रीकल्चर वाज नॉट द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, प्राथमिक पेशा नहीं था। शिल्प का विकास हो चुका था, लेकिन वाणिज्य व्यापार का विकास यहाँ होता है।
तो यहाँ प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या हो गया? एग्रीकल्चर। हालांकि एनिमल हस्बेंड्री इट वाज कंटिन्यूड एज अ ऑक्यूपेशन बट नॉट प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब पेशा में रहा, पशुपालन भी जारी रहा, ऐसा नहीं कि हाँ पशुपालन खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर कृषि की 4 क्रियाओं का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 कृषि की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। एग्रीकल्चर 33 श्लोक है जिसमें कृषि की चर्चा मिलती है। 33 श्लोक, 33 श्लोक है, 33 ऋचाएं हैं जिसमें कृषि की चर्चा मिलती है। लेकिन कृषि की क्रियाएं जो था ना, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, तो इसका जो चर्चा है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अब वाणिज्य व्यापार का विकास यहाँ पर हो धीरे धीरे हो गया। अब आते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में याद रखिएगा सोशल कंडीशन। ये लोग कबीला वाले थे ना, कबीला में जो होते हैं वो ब्लड रिलेशन पर डिपेंडेंट होता है। एक ब्लड रिलेशन वाले सारे माने जाते हैं। तो ये क्या होता है? समता मूलक, इक्वेलिटी बेस्ड, मींस सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशनशिप। तो रक्त संबंध पर आधारित समाज था, सो इट वाज इक्वेलिटी बेस्ड, इसीलिए यह समता मूलक था। 4 वर्णाज वेर एक्सप्लेन्ड, 4 वर्ण की चर्चा मिलती है, 4 वर्ण की चर्चा मिलती है, बट दीज वर्णाज वेर नॉट एस्टेब्लिश्ड, मतलब पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ था। पहली बार वर्ण की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वर्ण शब्द की चर्चा कितने बार मिलती है? वर्ण शब्द की चर्चा कहां मिलती है? तो पहली बार वर्ण की चर्चा, वर्ण व्यवस्था की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। वर्णा मीन्स देखिए, वर्णा डिफाइंड एज कलर बट नॉट हियर कलर, एज अ कास्ट, मतलब कास्ट के रूप में वर्ण की चर्चा है कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस 4 वर्ण की चर्चा पहली बार, स्पेशली याद रखिएगा कि वैश्य और शूद्र की पहली बार चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। और वो भी क्या? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। आप लोग को लिखा थे ना 10 मंडल में सबसे पुराना, सबसे नया, पहला और 10वां सबसे नया है, ठीक है, और दूसरा से 7वां सबसे पुराना है। तो 10वां सबसे नया है और 10वें में पुरुष सूक्त है। देखिए सूक्त मतलब होता है पाठ, चैप्टर। तो अगर पुरुष सूक्त बोले तो ये पुरुष को समर्पित है, आदि पुरुष ब्रह्मा को समर्पित है। नदी सूक्त नदी को समर्पित है। सूक्त मतलब पाठ, चैप्टर, चैप्टर को सूक्त बोला जाता था। तो जैसे बोलते थे नदी सूक्त, नदी का चैप्टर, उसमें केवल नदी का डिफाइन है। जैसे बोले पुरुष सूक्त तो ये पुरुष को समर्पित है। पुरुष मतलब आदि पुरुष ब्रह्मा को समर्पित है। बोला जाता है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का, बाहु से क्षत्रिय का, जंघा से वैश्य का और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। तो ओरिजिन ऑफ 4 वर्णाज फ्रॉम इनिशियल मैन, आदि पुरुष, दैट इज ब्रह्मा। तो ब्रह्मा से 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई है, ऐसी चर्चा पुरुष सूक्त में मिलती है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। क्लियर? और लेकिन यहां 4 वर्ण स्थापित नहीं है। ऋग्वेद में एक व्यक्ति कहता है मैं कवि हूं, मेरी माता चक्की चलाती है और मेरे पिता वैद्य हैं। अलग अलग पेशा को करते हुए हम साथ रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जो वर्क जो होता है ना, वर्ण आर डिफाइंड बाय वर्क। वर्ण जो है वो काम से डिफाइन होता था यहां, लेकिन बाद में हुआ कि उस जाति में जो जन्म लेगा उसी जाति का होगा। यहां तक था क्या, जो जो कर्म करेगा उस वर्ण का वो होगा। मतलब पढ़ना पढ़ाना ये क्या था? ब्राह्मणों का कर्म था। रक्षा करना क्षत्रिय का कार्य था। मतलब कि पशुपालन, कृषि, वाणिज्य, व्यापार ये वैश्य का काम था और शूद्र का काम था अन्य तीनों की सेवा करना। तो ये जो है मतलब कि जो जो काम कर रहे थे वो उस वर्ण में थे, लेकिन ड्यूटी किसी की डिफाइन नहीं थी। ड्यूटी डिफाइन होता है यहां ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख है। इन ऐतरेय ब्राह्मण ड्यूटीज ऑफ 4 वर्णाज वेर डिफाइन। ये एक पॉइंट याद रखना है।
देखिए इसको ऐसे याद रखें, 4 वर्ण की पहली चर्चा कहाँ है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। लेकिन 4 वर्ण का कर्तव्य का उल्लेख कहाँ है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में। इसको याद कर लीजिएगा, इन ऐतरेय ब्राह्मण ड्यूटीज ऑफ 4 वर्णाज। 4 वर्ण का कर्तव्य कहाँ है? ऐतरेय ब्राह्मण में। जबकि 4 वर्ण की चर्चा कहाँ है? पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। याद रहेगा। अब यहां पर हियर देयर वेर मेनी स्कॉलर वीमेन, यहां पर बहुत सारी विदुषी महिलाएं हैं। यहां विदुषी महिलाओं की दशा में गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर एक विदुषी महिला है जिसका नाम है याज्ञवल्क गार्गी। गार्गी एक विदुषी महिला की चर्चा उत्तर वैदिक काल में मिलती है। गार्गी का नाम सुने? गार्गी याज्ञवल्क संहिता। एक्चुअली गार्गी एक विदुषी महिला थी, आई थी जनक के दरबार में। तो जनक के दरबार में आई थी, तो जनक के दरबार में ढेर सारे पुरुष विद्वान थे। उसने सारे पुरुष विद्वान को चैलेंज किया, सारे मेल स्कॉलर को चैलेंज किया उस विमेन स्कॉलर ने, और पता है सब पराजित हो गए। तब एट लास्ट जो सबसे स्कॉलर था उस कोर्ट का, उस सभा का, वो थे याज्ञवल्क। तो याज्ञवल्क जब खड़ा हुए, लेकिन याज्ञवल्क को भी उसने पराजित करना शुरू किया। जब याज्ञवल्क पराजित होने लगे तो उसने कहा कि, मतलब कहने का अर्थ है कि डांट फटकार दिया, शट अप, प्लीज सिट डाउन, यू आर अ वीमेन, बैठ जाओ, तुम एक महिला हो, तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। हाँ, दबा दिया गया। लेकिन थी स्कॉलर। बाद में गार्गी का याज्ञवल्क से विवाह हो जाता है। तो उसके बाद दोनों के मिल करके एक पुस्तक लिखी गई, गार्गी याज्ञवल्क संहिता, उसी को बोलते हैं। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा कि गार्गी की चर्चा उत्तर वैदिक काल में है। जबकि यहां पर कौन है? यहां ढेर सारी है, अपाला, घोषा, विश्वतारा, शिवता। तो ये सब महिलाएं हैं जो विदुषी महिलाएं हैं ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिलाएं कौन कौन है? तो वही है अपाला, घोषा, विश्वतारा, अपाला, घोषा, विश्वतारा, शिवता, तो सरिता। मतलब कि ये सब जो है ना, ये जो शिव, सूर्य, हाँ, सविता भी एक बोला गया है। सविता जैसे कि सूर्य की अर्धांगिनी के रूप में बोला गया, सविता की चर्चा है। हाँ, उषा भी है। तो उषा, सविता, फिर अपाला, मेनली घोषा, विश्वतारा, अपाला, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। घोषा, अपाला, विश्वतारा, मतलब ये सब विदुषी महिलाएं हैं ऋग्वैदिक काल में। कहने का अर्थ है, इट मीन्स कि इन कंपोजिंग ऋग्वेद को लिखने में देयर वेयर मेनी स्कॉलर वीमेन, अनेक विदुषी महिलाएं थी। ठीक है, सबने मिलकर, हालांकि बोला जाता है वेदों की रचना भगवान ने की, ईश्वर ने की, जो लॉजिकल नहीं है, तार्किक नहीं है। तो इस वेदों की रचना किसने की? तो ऋषि मुनियों ने की। विद्वान जो थे, तो विद्वान उसमें स्त्री पुरुष सब थे जो ऋग्वेद की रचना करने में थे। लेकिन उत्तर वैदिक में बाकी वेद की रचना करने में केवल पुरुष हैं। तब तक पुरुष प्रधान समाज हो गया, यानी पूरा का पूरा जो वैदिक काल है उसमें देखिएगा एक तरह से पुरुष प्रधान समाज है। हालांकि जैसे आप सिंधु घाटी सभ्यता देखिएगा तो वो नारी प्रधान है, महिलाएं, हाँ, तो इसीलिए वो मातृ सत्ता तो बोला जाता है। लेकिन यहाँ पुरुष की प्रधानता यहाँ स्थापित हो गई और धीरे धीरे महिलाओं की दशा में गिरावट आई। यहाँ तो विधवाएं भी विवाह कर सकती थी, स्वयंवर अपना वर खुद चुन सकती थी, और अगर पति की मृत्यु हो गई है तो पुत्र प्राप्ति के लिए दूसरे के साथ रह सकती थी। तो ये सब इसको था। लेकिन यहाँ ये अधिकार नहीं है। यहाँ क्या है? यहाँ अधिकार में कमी आ जाती है। नहीं, सती प्रथा का रियल जो उल्लेख है 510 ईस्वी में मिलता है। हालांकि 510 ईस्वी में एरन अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज याद रखिएगा, हालांकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में बोला जाता है कि सती प्रथा सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी था। लोथल में 3 युग्म समाधि मिला, स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाया गया था। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि शायद
अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों एक साथ मरेंगे, कोई एक मरा होगा, एक को दफना दिया होगा, पुरुष तो बलिष्ठ है, वो तो भाग जाएगा, तो महिला को ही जबरदस्ती डाल दिया गया होगा। कहने का अर्थ सती का कॉन्सेप्ट जो है ऐसे बोला जाता है कि अगर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखिएगा, दो चीज है, एक है इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, एक है पुरातात्विक साक्ष्य आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, तो दैट इज फ्रॉम लोथल, लोथल से प्राप्त होता है, सिंधु घाटी सभ्यता से, और दूसरा है इंस्क्रिप्शनल मतलब रिटन एविडेंस, दैट इज फ्रॉम एरन इंस्क्रिप्शन, एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें कहा मध्य प्रदेश के एरन से 510 ईस्वी का, जब भानुगुप्त का जो सेनापति था गोपराज, उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी उसके साथ में सती हो गई, ये उल्लेख मिलता है। क्लियर? तो ये सामाजिक जीवन में यहाँ की। अब अगला करते हैं हम लोग धार्मिक जीवन, लिख लीजिए धार्मिक जीवन। इसके बाद एक पूरा ओवरव्यू देंगे और फिर इस पर प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है। धार्मिक जीवन तो ऋग्वैदिक काल में यानी रिलीजियस, हाँ रिलीजियस कंडीशन या रिलीजियस लाइफ इन ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक इन लेटर वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक। हियर सिंपल फॉर्म, धार्मिक जीवन जो था वो सरल स्वरूप में था। हियर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जटिल रूप में आ गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हियर प्रैग्मेटिकल, उपयोगितावादी व्यवहारिक। हियर क्या है? रिचुअल बेस्ड, आडंबरपूर्ण, दिखावा, सोई। यहां क्या है? नेचर वर्शिप का कॉन्सेप्ट, नेचर वर्शिप। हियर स्पेसिफिकेशन, इंपॉर्टेंट गॉड। हियर इंपॉर्टेंट गॉड इंद्र, अग्नि, वरुण। हियर इंपॉर्टेंट गॉड ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इंपॉर्टेंट गॉड। यहां नंबर ऑफ गॉड्स 33। हियर अनकाउंटेड गॉड, अनगिनत। तैतीस, देवताओं की संख्या वहां 33 है, यहाँ अनकाउंटेबल गॉड है। दैट मीन्स कि इट वाज द चेंजेज इन रिलीजन। धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन होता है, धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन होता है। क्लियर? लोगों की नींद देर से खुल रही है। धार्मिक जीवन में परिवर्तन, ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो क्या परिवर्तन आ रहा है? क्लियर? आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, चर्चा कर रहा हूं। पहले इतना लिख लिया। क्लियर? यहां इंपॉर्टेंट गॉड की बात बोल रहे थे, यहां तो 33 है ना, तो 33 में तो बहुत लोग ना आ जाएंगे, नासत्य भी आ जाएंगे। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इस चार की चर्चा बोगज कोई अभिलेख में भी मिलती है, पता है ना। ऋग्वैदिक देवता थे, तो देवता यहाँ देवताओं की संख्या 33 है। इंपॉर्टेंट है इंद्र, अग्नि, वरुण। ये क्यों इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक चीज मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा बार है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 250 बार इंद्र की चर्चा है, 250 टाइम्स इंद्र was explained in ऋग्वेदा, 200 टाइम्स अग्नि, अग्नि की चर्चा 200 बार है।
एंड उसके बाद वरुण है, मतलब कि वरुण की चर्चा लगभग 140 बार ऐसे दिया रहता है, लेकिन मेनली ये दोनों याद रखिएगा। इंद्र की चर्चा 250 बार, अग्नि की चर्चा 200 बार। इंद्र की चर्चा 250 बार, अग्नि की चर्चा 200 बार। अच्छा ये देखिए बड़ा मजेदार चीज एक बता रहा हूं यहाँ पर। यहाँ इंपॉर्टेंट कौन है? इंद्र, अग्नि, वरुण। इंद्र को पुरंदर भी बोला जाता है। पुरंदर, पुरंदर मतलब किला को नष्ट करने वाला, पुरों को नष्ट करने वाला। पुर कहाँ था? सिंधु घाटी सभ्यता वाला, पक्के मकान। ऋग्वैदिक आर्य जो थे ना, कच्चे मकानों में रहते थे। हाँ, वर्षा का देवता भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पुरंदर बोला गया इंद्र के लिए, पुरों का नाश करने वाला। मेन देवता उसका जो है इंद्र है। अग्नि को बोला गया पथिकृत। पथिकृत मतलब पथ का निर्माण करने वाला। अग्नि के लिए एक टर्म यूज किया गया पथिकृत, ये एक पॉइंट लिख दीजिएगा। अग्नि के लिए पथिकृत शब्द का प्रयोग किया गया। पथिकृत टर्म वाज यूज्ड फॉर अग्नि गॉड। तो अग्नि के लिए पथिकृत शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब पथ का निर्माता। अग्नि कौन थे? पथ का निर्माता थे। क्लियर? इसी तरह से देखिएगा वरुण के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा टर्म वाज यूज्ड फॉर वरुण। वरुण के लिए ऋतस्य गोपा। यहां ऋत टर्म इंपॉर्टेंट है। ऋत, ऋत आता है, पूछता है। ऋग्वेद में ऋत की अवधारणा आई। कॉन्सेप्ट ऑफ ऋत वाज इन ऋग्वेदा। ऋत मीन्स व्हाट? ऋत मीन्स मोरल, मोरल वैल्यू, यानी कि मैनर्स, मोरल मैनर्स, नैतिक आचरण। आपका जो आचरण है वो कैसा है, तो आपके आचरण को कंट्रोल करने वाले देवता थे वरुण। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, ऋत का निर्धारक। ऋत की अवधारणा कहां आती है? ऋग्वैदिक काल में। यह भी ऋत से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऋत का अर्थ क्या है? ऋत का अर्थ है नैतिक आचरण। क्लियर? तो आज हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं, और इस पर फिर प्रैक्टिस जो होगी ना, उसमें देखता हूं कि किसके अच्छे मार्क्स रहते हैं। और वही मेरा पर डे प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट चलेगा। पर डे प्रैक्टिस, जो आज पढ़ेंगे उसी पर नेक्स्ट डे प्रैक्टिस, जो कहीं नहीं होता है वो। रीत, रीत मीन्स होता है ना नैतिक आचरण, मोरल मैनर्स। ठीक है, मैनर्स हो गया एक तरह से रीत। तो आप जैसे देखिएगा, आप औरंगजेब के समय में एक अधिकारी आया था, मुहतसिब। मुहतसिब, मुहतसिब का काम क्या था? लोगों के नैतिक आचरण पर नजर रखने के लिए। तो वो अधिकारी की नियुक्त किया था। ऋग्वेद में एक देवता है जो नैतिक आचरण पर कंट्रोल कर रहे हैं। लोग अगर अनैतिक हो जाएगा तो उसको दंड देंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ है? ये हाँ ऋग्वेद में। क्लियर? तो ये याद रखिएगा कि वरुण को ऋतस्य गोपा। ऐसे अपलोड भी हो जाएगी क्लास, तो आप लोग का जो छूटा हुआ वो कर लीजिएगा। पर डे अपलोड हो रहा है तो वो अलग चीज है, लेकिन क्लास का एक अलग मजा है। ठीक है? तो हाँ, कोशिश कीजिए कि टाइम पर रहे, काहे कि मुझे भी ऑफिस जाना रहता है। तो अब ये है कि प्रेरणा के अंतर्गत जो एक तरह से निःशुल्क क्लासेस चल रही हैं, तभी जाकर के मैं क्लास ले भी पा रहा हूँ। अदरवाइज हमारी बाउंडेशन होती है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाके नहीं पढ़ा सकते हैं जहाँ इकोनॉमिक बेनिफिट हो। ठीक है? तो इसीलिए जो है सो उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो बेनिफिट उठा लीजिए। 18 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और ढेर सारे हैं कि डीएसपी बीडीओ झारखंड में तो भरे पड़े हैं जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, सारा का सारा सब्जेक्ट। तो एक जो टाइम है ये मेरा बंधा हुआ रहेगा, इसमें मैं कंटिन्यू सारे सब्जेक्ट्स को डील करूंगा। बाकी जो टीचर आते हैं तो वो लोग जो है सबको पढ़ाते रहेंगे, वो लोग जो है सो बाकी सब्जेक्ट। तो बाकी देखिए, सबसे बड़ी बात होती है सक्सेस के लिए कंटिन्यूटी। देखिए क्लासरूम में कोई नया चीज नहीं मिलता है, सारी चीजें किताब में मिलती हैं, लेकिन क्लास आते हैं तो क्लास में आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है। अब सोचिए कि 10 बजे, अगर 9 बजे से लेकर 2 बजे तक आप पढ़ाई के मोड में रह जाए तो जाकर थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आके नाश्ता वास्ता करके आ गए, अपना 2 बजे तक जो है सो क्लास किए, गए रेस्ट किए, रात में इसी को रिवीजन कर लीजिए, फिर आ जाइए। एक चीज जान लीजिए कि आपको पीटी के स्तर पर कोई दिक्कत नहीं हो। आगे मेंस की भी क्लास शुरू होने वाली है, तो पीटी प्लस मेंस जो है आप लोग का सेशन चलेगा। ठीक है? चलिए, धार्मिक जीवन क्लियर।
धार्मिक जीवन क्लियर हुआ? एक बार और मैं बता दे रहा हूं, अच्छे से दिमाग बैठा लीजिए। आर्य जब भारत आए तो वो तो रक्त संबंध पर आधारित था उनका समाज, तो इनके धर्म का स्वरूप जो है वो सरल है, सिंपल है। देखिए, बोला जाता है ना कि भक्ति की उत्पत्ति दो चीज से होती है, एक भय से और दूसरा आवश्यकता से। किसी को भी बोलते हैं प्रणाम भैया, क्यों बोलते हैं? या तो उससे आप डरते हैं और या तो वो आपका रोजी रोटी देता है, कहने का अर्थ है उससे आपका काम बनता है। तो भय और आवश्यकता से भक्ति का जन्म होता है। और यही भक्ति जब अब किसी को आप अगर प्रणाम भैया बोल रहे हैं तो दो कारणों से बोल रहे होंगे, या तो उनसे भय लगता है या तो उससे आपकी जरूरत पूरी हो रही है। लेकिन आपका बच्चा, चूंकि पिताजी उसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो वो रेस्पेक्ट देने लगता है, तो वो श्रद्धा हो जाता है। तो भय और आवश्यकता से भक्ति की उत्पत्ति होती है और यही भक्ति क्या होता है, श्रद्धा का रूप ले लेती है। तो उत्तर वैदिक काल में यही हुआ। तो यहां जिससे डर रहे हैं या जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, जैसे वर्षा में नहीं रह सकते हैं तो इंद्र भगवान हो गए, धूप में नहीं रह सकते हैं तो सूर्य भगवान हो गए, जैसे कि फसल से भोजन मिल रहा है तो फसल की पूजा करने लगे, कृषि की पूजा करने लगे। तो कहने का अर्थ है पेड़ पौधों की पूजा करने लगे, क्योंकि पेड़ पौधों से हमारी जरूरत पूरी हो रही है। तो यही यहां देखिए, भय और आवश्यकता ने भक्ति को जन्म दिया। इसीलिए दे वेयर नेचर वर्शिप पीपल, ठीक है। वे लोग क्या थे? प्रकृति पूजक थे, प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। यहां ये व्यवहारिक है, यानी कि प्रैक्टिकल है कि उससे कुछ न कुछ फुलफिल हो रहा है। ये उपयोगितावादी हैं, जिसकी जिसकी उपयोगिता है उसकी पूजा कर रहे हैं। प्रेगमेटिकल, इसी को बोलते हैं प्रेगमेटिकल। और प्रमुख देवता है इंद्र, अग्नि, वरुण, प्रमुख देवता है, सबसे ज्यादा चर्चा ही नहीं की। सूर्य की पूजा ये कर रहे हैं, ये सोम की पूजा कर रहे हैं। सोम वनस्पति के देवता थे, सोम वनस्पति के देवता थे, सोम जो थे वनस्पति के देवता थे। और एक चीज याद रखिएगा, पशुओं के देवता पूषण माने जा रहे हैं। पूषण, पूषण जो थे पशुओं के देवता थे। यहां एक चीज याद रखिएगा, यहां जो पूषण पशुओं के देवता है वो यहां शूद्रों के देवता हो गए, यानी कि डिमोशन हो रहा है। यहां देखिएगा कुछ देवताओं का यहां डिमोशन हो रहा है, कुछ का यहां पर प्रमोशन हो रहा है। इसी में देखिएगा इंपॉर्टेंट गॉड आ गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव का कॉन्सेप्ट हो गया। यहां GOD आ गया, GOD, गॉड। जी मतलब हो गया जनरेटर, उत्पत्ति करता, ओ से हो गया ऑपरेटर, पालन करता, और डी से हो गया डिस्ट्रॉयर, नष्ट करने वाला, नाश करने वाला। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा हो गया जनरेटर, सृष्टि करता, ऑपरेटर हो गया विष्णु, पालन करता, और महेश हो गए डिस्ट्रॉयर। तो GOD का कॉन्सेप्ट, त्रिदेव की संकल्पना आई कब? उत्तर वैदिक काल में। यानी कि जो यहां सिंपल फॉर्मेट में है यह यहां कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। यहां क्या है ना, भक्ति ये इंडिविजुअल विषय है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट है। मतलब कि भक्ति आप कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट गॉड से कांटेक्ट है। मतलब डायरेक्ट आप जब मंत्रोच्चारण करेंगे तो ईश्वर से आपका लिंक बनेगा। यहां है, यहां बोल रहे हैं नहीं, लिंक नहीं बनेगा। लिंक बनाने के लिए आपको बीच में मीडिएटर चाहिए, और वो मीडिएटर हो गया अग्नि। अब यज्ञ किया जाने लगा। पहले था कि डायरेक्ट जो बोलेंगे भगवान सुन लेंगे, यहां बोलेंगे डायरेक्ट नहीं सुनेंगे, जो भी भगवान तक भेजना है अग्नि में कीजिए, स्वाहा, पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट। अब यहां एक और कॉन्सेप्ट आ गया। तब क्या हो गया, यहां था इंडिविजुअल विषय, खुद पूजा पाठ कर रहे हैं। यहां बोले कि नहीं, अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो नाश हो जाएगा। इसीलिए ब्राह्मणों को बुलाओ, स्पेशलिस्ट को बुलाओ, जैसे ऋग्वेद के स्पेशलिस्ट होत्री ऋषि, सामवेद का उद्गात्री ऋषि, यजुर्वेद का अध्वर्यु, और अथर्ववेद का ब्रह्म, मतलब उसका पाठ वही करेंगे।
अगर कहेगी आप अपने से कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो नाश हो जाएगा, इसलिए उनको बुलाइए, वो पूजा पाठ कराएंगे, बदले में उसको दान दक्षिणा दीजिए, रोजी रोटी फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज है, ये लेटर वैदिक पीरियड में आता है, ऋग वैदिक पीरियड में नहीं। ऋग वैदिक पीरियड में देखिए सब कुछ इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। तो यही अंतर आया। तो क्या क्या अंतर आया? दूसरी बात, पहला हम लोगों ने देखा था समाज में परिवर्तन आया कि 4 वर्ण की अवधारणा आई। 4 वर्ण का केवल उल्लेख है यहां क्या हुआ, 4 वर्ण स्थापित हो गया। यही परिवर्तन, इसी परिवर्तन ने 500 600 से 500 ईसा पूर्व में एक नई चीज को जन्म दिया, जिसमें बोलते हैं नवीन धर्मों का उदय। न्यू रिलीजन जो आए, नवीन धर्म का जो उदय हुआ, वो कब हुआ? वो वैदिक काल के बाद। उसी में बौद्ध धर्म, जैन धर्म आता है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म आखिर आया क्यों? यही डेवलपमेंट का परिणाम है। वहां भी हम लोग करेंगे इस चीज को। अभी क्लियर, ये क्लियर हो गया ना, सब दिमाग में बैठ गया? आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ये यहाँ लास्ट हो गया। अब इसमें थोड़ा समझ लीजिएगा। तो ये था हमारा वैदिक काल। वैदिक काल के अंतर्गत हम लोगों ने देखा ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूरी तरह से दिमाग में बैठ गया है। और मैंने कहा भी था कि नोट्स वगैरह जो है, नोट्स एक काम और कर सकते हैं, नोट्स नहीं होगा तो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो हाँ, नोट्स शेयर कर दूंगा। इसमें भी एक लिंक डाल करके टेलीग्राम चैनल पे भी जो है सो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। समर्पण जीएस का जो टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें आप जुड़ जाइएगा, तो उसमें भी मटेरियल वगैरह पीडीएफ वगैरह डाला हुआ है, ठीक है? तो चलिए, तो एक तो ऋग्वैदिक काल, दूसरा